हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक डोमेस्टिक साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री। डोमेस्टिक साइंस के सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री एक टॉपिक है, उसे आज हम पढ़ेंगे, राइट। तो जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का तरीका होगा वो हमारा होगा पॉइंटर वाइज। हम पॉइंट्स से समझेंगे कि बायोकेमिस्ट्री जो है कि वो उसको हम कवर कैसे करें। जो पॉइंटर होंगे वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन के बारे में वो देंगे, और साइड में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके एमसीक्यू के रूप में आएगी उसके साथ में आप उसको अलाइन कर सकते हैं, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट जनरेटिंग एटीपी इन दी साइटोप्लाज्म। मतलब ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस करती क्या है? ये करती है कन्वर्ट। किस चीज को कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है पायरुवेट में। ठीक है, जब कुछ खाते हैं, कोई बॉडी में कोई रिएक्शन होती है, कुछ खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो पायरुवेट को, ये ग्लूकोज को पायरुवेट में जो है कन्वर्ट करती है। उसके बाद में ये जो पायरुवेट है ये किस में जाता है? क्रेब्स साइकिल में जाता है, और क्या बनाता है? आपका एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या है? बेसिकली एनर्जी की यूनिट है जो बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। किसी भी चीज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। एटीपी क्या करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बॉडी को चलाने का काम करता है। इसकी एनर्जी एक्चुअल में फूड की ना होकर के एटीपी होती है। फूड तो एक बड़ा रूप है, वो टूट करके बाद में क्या बनाता है? एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये काम करता है आपको एनर्जी देने का। तो ग्लाइकोलाइसिस आप समझ गए, एक प्रक्रिया है, पाथवे है जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस के दौरान भी एटीपी निकलते हैं, रिलीज होते हैं। कहां पर? साइटोप्लाज्म में, राइट। तो ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्या है? क्रेब्स साइकिल। ये जब पायरुवेट बन जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो उसके बाद में क्रेब्स साइकिल में आता है पायरुवेट। इसी में प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है? सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे जनरेटिंग एनएडीएच एंड FADH2 फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? आपका जनरेट करता है, पावर हाउस है आपकी बॉडी का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनते हैं भाई बेटा? एटीपी बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। इसमें अमाउंट में ग्लाइकोलाइसिस की कंपैरिजन में ज्यादा एटीपी बनते हैं, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहां पर साथ में NADH और FADH2 भी प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ एटीपी के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, राइट। तो ये क्रेब्स साइकिल है। समझ में आया? हिंदी में भी देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है वह मार्ग जो ग्लूकोज को पायरुवेट में परिवर्तित करता है जिससे कोशिका द्रव्य में एटीपी उत्पन्न होता है, राइट। और क्रेब्स साइकिल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी उत्पादन के लिए NADH और NADH2 उत्पन्न करने वाला केंद्रीय चयापचय मार्ग होता है, क्या? क्रेब्स साइकिल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। नेक्स्ट है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एटीपी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है और क्या काम करता है। एटीपी एडिनोसिन, एटीपी होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी। और एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। फुल फॉर्म में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म। अभी तक हमने देखा क्या था? एटीपी ही देखा था, लेकिन साथ साथ में फुल फॉर्म किसकी पूछी जाती है? एडीपी की भी पूछी जाती है, या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी करता क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। किस चीज के लिए यूज होता है? सेल्यूलर वर्क, यानी सेल का जो काम है उसके लिए एटीपी का यूज होता है। क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, मतलब ऊर्जा से भरपूर एक अणु है। इसमें क्या होती है? एनर्जी होती है कोई भी काम को करने के लिए। एडीपी क्या है? जैसे एटीपी है वैसे ही एडीपी है, लेकिन एनर्जी डेप्लीटेड मॉलिक्यूल है और कैन बी रिचार्ज टू फॉर्म एटीपी। ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या है? एनर्जी बनाने में मदद करता है, यानी इसको एडीपी को कभी भी एटीपी में ट्रांसफर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। क्या करने के लिए? एटीपी बनाने के लिए। बेसिकली एडीपी स्टोर्ड है, एटीपी आपको ऊर्जा दे रहा है, तो एडीपी से जब जरूरत होगी एटीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एडीपी और एटीपी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में समझते हैं, दो टर्म और आए थे आपके जो कि क्रेब्स साइकिल में आए थे, NADH और FADH2। क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? समझ लेते हैं। थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए देखते हैं। NADH होता है निकोटामाइड एडेनाइन और डाइन्यूक्लियोटाइड आपका होता है NADH।
काम क्या होता है इसका, कैरीज इलेक्ट्रॉन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब देख लीजिए हिंदी में भी, NADH होता है निकेटेनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसका कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनों को ले जाता है। ये क्या करता है भाई, जब एनर्जी आप बनाएंगे ना, जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो उनको ले जाने का काम करता है कौन, NADH। तो ये जितने भी NADH हो गए इनसे भी फाइनली क्या होगा, ATP ही बनेंगे, इनसे भी एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी फाइनल स्टेज में जाके। FADH2 क्या होता है, FADH2 होता है आपका फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है आपका FADH2, राइट। इसका कार्य क्या है, इसका भी सेम वैसा ही कार्य है, आल्सो कैरीज इलेक्ट्रॉन बट प्रोड्यूसेस स्लाइटली लेस एनर्जी देन NADH। काम इसका भी सेम है जैसा NADH का है, लेकिन ये कंपेरेटिवली लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्रेब साइकिल में बनते दोनों हैं, NADH भी और FADH2 भी, लेकिन NADH कंपेरेटिवली ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इससे ज्यादा एनर्जी बनती है, और FADH2 से कंपेरेटिवली कम एनर्जी बनती है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद में समझ लेते हैं, यहां पर एक टर्म यूज हुआ आपका इलेक्ट्रॉन्स, कैरीज इलेक्ट्रॉन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है आपके केमिस्ट्री, जहां भी केमिस्ट्री टर्म यूज होगा इलेक्ट्रॉन का जिक्र होगा ही होगा। देखो बेटा, जैसे कोई भी एटम है, एटम मतलब एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है, जैसे एटम है किसी भी चीज की स्मॉलेस्ट फॉर्म एटम होती है, ठीक है, अणु। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, जैसे यहां पर देख रहे हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये एक बाहर वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर वाला सर्कल होता है, इसको जो बाहर वाला जो शेल है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर, राइट। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है आपका न्यूट्रॉन और एक होता है आपका प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी वजह से ही कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। सपोज करिए पानी है, पानी क्या होता है भाई, पानी होता है H2O, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर पानी बनाते हैं, H2O बनाते हैं, राइट, ये तो पता है आपको। लेकिन जो हाइड्रोजन के दो अणु हैं, अणु कैसे, इनके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है, जो इसके बाहर घूम रहे होंगे, वो ही रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के बाहर के इलेक्ट्रॉन से, जब जाकर के क्या बनेगा, पानी बनेगा। बेसिकली जब रिएक्शन का काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और उनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, वो रिएक्शन का काम करते हैं, जो कि आपका क्या बनाते हैं, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर ही होता है कि कितने उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे अभी आपने दोनों प्रोसेस पढ़ी वैसे ही ग्लाइकोजेनेसिस भी प्रोसेस है, लेकिन ये कब यूज होती है वो देख लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जैसे कि एमिनो एसिड ड्यूरिंग फास्टिंग, मतलब क्या है, उपवास के दौरान गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत जैसे कि एमिनो एसिड से ग्लूकोज का उत्पादन। क्या कई बार क्या होता है, आप फास्टिंग करते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ग्लूकोज तो ले नहीं रहे हो, ठीक, तब उस कंडीशन में जो गैर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, मतलब जैसे आपने आटा नहीं खाया, चावल नहीं खाया, जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं वो आपने कंज्यूम नहीं करे, बॉडी में कमी है, तो वो अब एनर्जी यहां से तो मिलेगी नहीं। तब क्या होगा, जो एमिनो एसिड्स हैं उनसे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे ग्लूकोज का उत्पादन होगा, राइट। तो जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ना लेकर के जो गैर कार्बोहाइड्रेट वाले स्रोत हैं जैसे कि एमिनो एसिड, इनसे जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, तब क्या हो जाती है, ये प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस हो जाती है। फास्टिंग में मोस्टली ये वाली प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही होती है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत बार आपने सुना होगा, जो कि डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनको क्या लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में बात करते हैं। हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल्स रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल, इट सिक्रेट्स फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। हार्मोन जो कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। बेसिकली एक ऐसा
हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? जो कि पैनक्रियास से सिक्रिएट होता है, जो कि ब्लड शुगर प्रमोट क्या करता है? ग्लूकोज के अपटेक को, जो ग्लूकोज का पाचन है, ग्लूकोज का अवशोषण है, उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे आपका क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए जिनको डायबिटीज हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। क्यों? जिससे उसके जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और उसकी थोड़ी जो थोड़ी उसकी क्या है, डायबिटीज है, वो कंट्रोल हो जाती है। राइट, तो समझ में आया होगा। इंसुलिन हार्मोन है, पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, और पैनक्रियास में कहां से? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। कैसे काम करता है? ग्लूकोज के अपटेक को, अब्जॉर्प्शन को बढ़ा करके। नेक्स्ट हो जाता है आपका ग्लूकागन। ये क्या है? सेम इसका अपोजिट है ग्लूकागन। इसका काम क्या है? देखो, हार्मोन दैट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन एंड ग्लाइकोजेनेसिस, इट सिक्रीट्स फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। जैसे पैनक्रियाज की बीटा सेल से जो सिक्रीट हो रहा था वो इंसुलिन था, वैसे ही अल्फा सेल से क्या सिक्रीज होता है? ये इस आपका सिक्रीट होता है ग्लाइकोजन। राइट, काम क्या करता है? ये अपोजिट काम करता है जो कि इंसुलिन करता है। वो जो ब्लड शुगर लेवल कम कर रहा था, ये क्या है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। हार्मोन जो ग्लाइकोजन के टूटने और ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ावा देकर रक्त शर्करा को बढ़ाता है, इस प्रोसेस को ग्लूकागन कहते हैं। वो हार्मोन का होता है, प्रोसेस नहीं है, हार्मोन है। ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। नेक्स्ट है इसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि जो जरूरी फैटी एसिड हैं उनकी बात हो रही है। क्या होते हैं देख लेते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स, फैट्स दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन इट ओन एंड मस्ट ऑब्टेन थ्रू डाइट। दे द टू मेन टाइप्स आर ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। हिंदी में भी देख लेते हैं। वसा जो शरीर स्वयं नहीं बना सकती और उसे आहार के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है, और इसके दो मुख्य टाइप है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड। देखो, इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन जो इसेंशियल फैटी एसिड है वो बॉडी बनाती नहीं है, उनको आपको बाहर से आपके डाइट के माध्यम से बेसिकली कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि फिश है, फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो इसके माध्यम से, या फिर अखरोट हो गया, अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, या फिर इस तेल हो गए कुछ, उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। इनके माध्यम से क्या करते हैं? इसेंशियल जो फैटी एसिड है, जो कि जरूरत पड़ती है बॉडी को बहुत सारे काम के लिए, जो तो उन्हें क्या करती है? जितनी भी ये जरूरतें हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो चाहे इसेंशियल फैटी एसिड में, या फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड हो जो कि इसेंशियल फैटी एसिड है, हम बाहर से अपटेक करते हैं, बाहर से इनको लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल लाइक विटामिन सी एंड ई दैट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स प्रिवेंटिंग सेल्यूलर डैमेज। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी और ई एंटीऑक्सीडेंट हैं आपके, क्या करते हैं? जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे बॉडी को बचाते हैं, और अल्टीमेटली काम क्या होता है? सेल्यूलर डैमेज से बचाने का काम होता है। क्या है देख लेते हैं हिंदी में भी। विटामिन सी और ई जैसे अणु जो मुक्त कणों को बेअसर करके सेल्यूलर क्षति को रोकते हैं। विटामिन सी है, विटामिन ई है, और ये जो क्या करते हैं? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो बॉडी पे निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, जो सेल्यूलर ब्रेकडाउन का काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनसे बचाने का काम क्या करते हैं? विटामिन सी और विटामिन ई। और आपने देखा होगा जो स्किन है, स्किन में ड्राइनेस या फिर स्किन की जो डिसीज होती हैं, उनकी उनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? विटामिन सी और विटामिन ई का कंजप्शन बढ़ा देते हैं। वो बेसिकली सेल्यूलर ब्रेकडाउन हो रहा था, उसको बचा लिया किसने? विटामिन सी और विटामिन ई ने। तो एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो कि सेल्यूलर ब्रेकडाउन को कम करते हैं या फिर उनसे बचाते हैं बॉडी को। राइट, होते क्या क्या है? जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये आपके क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल से ये बचाव करते हैं। अगले पॉइंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का चयापचय। देखो, पहले तो चयापचय समझ लो क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बड़ी चीज को छोटे में तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, बड़ी से छोटे में। जैसे खाने को आप ब्रेक डाउन करके एटीपी बना रहे थे, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस है, जैसे यहां पर अल्कोहल की बात चल रही है, तो उसको अल्कोहल को तोड़ के जो सिंपलर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देना मेटाबॉलिज्म है। राइट,
मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल, शब्द से आप देख लो कि अल्कोहल को तोड़ना है छोटे टुकड़ों में या फिर सिंपलर फॉर्म में। कैसे होता है ये वाली प्रोसेस? प्रोसेस ऐसे होती है भाई कि एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, मेथेनॉल एथेनॉल, बॉडी में एथेनॉल होता है, मोस्टली मेथेनॉल खतरनाक होता है बॉडी के लिए, राइट? तो एथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अब एसिटाल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट काय में होगा? एसीटेट में हो जाएगा, और जो कि लीवर में जाकर के आपका पच जाएगा। तो इसका क्या हुआ गया? सिंपलर फॉर्म बनी। कैसे बनी? एथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें? एसिटाल्डिहाइड में, एंड देन एसीटेट में। तो एसीटेट सिंपलर फॉर्म है कंपेरेटिवली किसके? एथेनॉल के। तो किस में हो गए? प्राइमरीली इन दी लीवर, लीवर में यानी यकृत में आपकी ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ अल्कोहल का एसीटेट में बाया एसिटाल्डिहाइड। किसके थ्रू होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। कहां पर होगा? लीवर में होगा, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। कीटोजेनेसिस, formation of ketone bodies from fatty acid during prolonged fasting। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग क्या हो जाता है आपका? ये होता है आपका कीटोजेनेसिस। प्रोसेस क्या कहलाती है? कीटोजेनेसिस। आपने देखा भी होगा कि कीटो डाइट का आपने नाम सुना होगा, वो इसी से आया है। फास्टिंग के दौरान जो हमको दी जाती है वो कीटो डाइट दी जाती है। तो आपने देखा होगा ना कि जब डाइटिंग करते हैं तो एक डाइट का नाम है कीटो डाइट, वैसे ही कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज फ्रॉम फैटी एसिड। फैटी एसिड से कीटोन बॉडीज का बनना क्या है? कीटोजेनेसिस है। ये कब होता है? जब वो बहुत लंबे समय के लिए आप फास्टिंग करते हो और लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है। बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, जब आप फास्टिंग कर रहे हो यानी आप व्रत रख रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बॉडी में कर देते हो कम या फिर बहुत कम। जब जैसे नवरात्र के बताया, आपने 7 दिन तक फास्टिंग करी और आपने कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं लिया या बहुत कम लिया, तब क्या होगा? एनर्जी तो बॉडी को चाहिए ही ना। तब क्या होगा? कीटोन बॉडी फैटी एसिड बनेंगी। क्या कैसे बनेंगी? लंबे समय तक उपवास या कम कार्बोहाइड्रेट सेवन के दौरान फैटी एसिड से कीटोन निकायों का निर्माण। कब? जबकि आप उपवास करे हुए हो। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कीटोजेनेसिस। बेसिकली ये भी एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का ही काम है, लेकिन यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है? फैटी एसिड से होती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। अगर कार्बोहाइड्रेट से होती है तो तब क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस या क्रेब्स साइकिल के थ्रू होगी, लेकिन यहां पर किससे होगी? कीटोजेनेसिस से होगी। कहां से होगी? फैटी एसिड से। इस प्रोसेस में क्या होता है? आपका वेट लॉस होता है। कैसे होता है? जैसे आपने कीटो डाइट का नाम सुना है, जो फैट सेल्स हैं बॉडी की, अब कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी आ नहीं रही, फैट है, वो फैट कटना शुरू हो जाएगा, उससे एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। किस रूप में? कीटोन बॉडीज के रूप में, ठीक है? अल्टीमेटली वो भी जाके एटीपी ही आपको प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पहले कीटोन बॉडीज के रूप में वो स्टोर होगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो फैट क्या होगा? फैट लॉस होगा इस प्रोसेस में। किसमें? कीटोजेनेसिस में। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए लास्ट कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं आज के। डाइटरी फाइबर, डाइटरी यानी आहार फाइबर क्या होता है? अपचनीय कार्बोहाइड्रेट जो कि आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। आहार फाइबर देखो, 3 तरह के आपके जो है सैकराइड्स होते हैं, जैसे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। सॉरी, यहां पर जो है ये जो आपका फाइबर की बात कर रहे हैं, तो जो आपके ग्लूकोज हो गया या फिर सेकेंडरी आपका आता है जैसे सेल्यूलोज हो गया, और ये जो आते हैं आपके फाइबर के रूप में जो चीजें होती हैं वो पच नहीं पाती हैं बॉडी में, कंप्लीटली पच नहीं पाएंगी, और जो जैसी है फाइबर है वो वैसा का वैसा बॉडी से स्टूल के रूप में पास हो जाता है। ये सफाई का काम करता है बॉडी में। आहार फाइबर अपचनीय है। क्या है ये? अपचनीय कार्बोहाइड्रेट है। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं आपके, ठीक है? तो उसमें जो अपचनीय है, जो जो पॉली आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये क्या है? पचता नहीं है बॉडी में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंत के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और रक्त शर्करा को यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। करता कंट्रोल कैसे है? देखो, ये फाइबर है, बॉडी ये आपके खाने के साथ में जाएगा। जैसे आप फल खाते हैं, फल में साथ में शुगर होती है, ग्लूकोज वगैरह ये सब होंगे, या साथ में फाइबर होगा। फाइबर जाएगा, जैसा है वैसे का वैसा ही निकल जाएगा, साथ में आपकी पूरी आंत की सफाई और ब्लड शुगर की सफाई करता हुआ स्टूल में आपके पास हो जाएगा, ठीक है? तो ये आहार फाइबर होता है। इनडाइजेस्टेबल होता है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट प्रमोट्स गट हेल्थ एंड मॉड्यूलेट ब्लड शुगर, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन बी 12 पर।
इसका जो नाम है वो है साइनोकोबालामाइन। किसका नाम है ये? विटामिन B12 का। ये बी कॉम्प्लेक्स का एक इंपॉर्टेंट विटामिन B12 भी है। जैसे बी कॉम्प्लेक्स होता है बी में B1 B2 B3 B6 ये होते हैं, B12 होता है लास्ट है इसका बी साइनोकोबालामाइन। क्या है ये? इसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एब्जॉर्ब इन द इलियम। इसमें एब्जॉर्ब होता है ये इलियम में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए। क्या जरूरी है आपका? विटामिन B12। जो माइंड की फंक्शनिंग होती है, जैसे कई बार चीजों को भूलना, एक कम एज में, जो ज्यादा एज हो जाती है उसमें तो नॉर्मल हो जाती है चीजें, बहुत सारे ब्लड में या फिर बॉडी में कमी आ जाती है, लेकिन एक कम एज में 30 35 40 की एज में आप देखेंगे कुछ लोगों को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है याद करो भूल गए, वो तो नॉर्मल है। बहुत जनरल चीजें कि हाँ यहाँ पर ग्लास रख दिया था मैंने, ये वाली चीज यहाँ रखी थी, भूल जाते हैं। तो वो एक विटामिन B12 की कमी उसमें एक बड़ा रीजन हो सकता है। हिंदी में देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिका निर्माण और तंत्रिका संबंधी कार्य के लिए आवश्यक होता है विटामिन B12। साइनोकोबालामाइन इसका फुल फॉर्म है। इलियम में ये अवशोषित होता है। इसी से आपका क्वेश्चन बनता है कि विटामिन B12 की फुल फॉर्म क्या है, फंक्शन क्या है, कहां पर ये एब्जॉर्ब होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस पॉइंट से बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आयरन मेटाबॉलिज्म, यानी आयरन का लोहे का चयापचय। जहां भी चयापचय बढ़ा जाएगा इसका मतलब आप हमेशा समझेंगे बड़ी चीज को, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। ऐसे ही यहां पर आयरन को नीचे के फॉर्म में यानी सिंपलर रूप में तोड़ना है। क्या? आयरन मेटाबॉलिज्म। देखो क्या लिखा है, आयरन इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हीम आयरन इज एब्सोर्ब बेटर देन नॉन हीम आयरन। देखो ऑक्सीजन परिवहन के लिए लोहा आवश्यक है, हीम आयरन गैर हीम आयरन की तुलना में बेहतर अवशोषित होता है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि जो लोहा है, आयरन है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड में जो आयरन है उसकी वजह से ही क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका बेटर ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि अगर ब्लड में आपके आयरन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बाधित होता है, अपेक्षाकृत कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर आयरन सही रहेगा, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि भाई जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, साग सब्जियां, ठीक है, तो ये ज्यादा खानी चाहिए क्योंकि इनमें क्या होता है? आयरन। अब एक बात और लिखी है कि हीम आयरन इज एब्सॉर्ब बेटर देन नॉन हीम आयरन। हीम आयरन प्राप्त होता है हमें किनसे? जो कि आपके मीट वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे किसी चीज का मीट है उनसे आपको हीम आयरन मिलता है, और ये बेटर एब्जॉर्ब होता है कंपेरेटिवली नॉन हीम आयरन की तुलना में। जो नॉन हीम आयरन है वो 30-40% ही एब्जॉर्ब होगा, तो हीम आयरन आपका 60-70% तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये थे आपके बायोकेमिस्ट्री के पॉइंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, स्पेशली DSSB डोमेस्टिक साइंस के एग्जाम में। आप देखेंगे पिछले साल के पेपर उठा के तो 3 से 4 क्वेश्चन केवल बायोकेमिस्ट्री से ही आपको मिलेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।